Hello guys, welcome to my YouTube channel Physics Study Point AMMB. Guys, आज हम सेंटर फोर्स एंड मोशन इन ए प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी जो मोशन होती है सेंटर फोर्स के अंडर में वो कैसी होती है और उसको हम अंडर प्लेन ही क्यों लेते हैं. इफ़ ए फोर्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल in such a way that it is always directed toward or away from a fixed center and its magnitude depend only upon the distance r from the center, then this force is called central force. कि अगर पार्टिकल के डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट ओ से, ये हमारा पार्टिकल पी मान लिया, ये चाहे इस फिक्स पॉइंट ओ की तरफ मूव करे या इसे अपार्ट करे, तो अगर उसकी जो हमारी मोशन है जिस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ इनके बीच के डिस्टेंस आर पे डिपेंड करे तो उसका हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं. सेंट्रल फोर्स जैसे कि मैंने बताया कि आर पे डिपेंड किया करता है, हमने ये इस पॉइंट 1 में बता दिया है. तो हम क्या करेंगे, एफ इज़ ओनली फंक्शन ऑफ आर एंड डायरेक्शन देने के लिए हमने आर यूनिट वेक्टर भी इंक्लूड कर दिया. हमें पता है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, इधर पुट कर देंगे. और फिर क्या करेंगे हम, अब आपको पता ही है कि एफ आर क्या है, ओनली फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर है. तो अब हम आगे लेके चलेंगे कि इफ़ ए फोर्स इज अट्रैक्टिव. आपको पता है अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो हमारा फोर्स कैसे होता है कि हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो वो किस टाइप का होता है, वो होता है हमारा नेगेटिव टाइप का. तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो. नेगेटिव साइन आ जाता है तो क्या होता है अट्रैक्टिव. एंड इफ फोर्स इज रिपल्सिव देन फोर्स इज पॉजिटिव फोर्स होता है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो. एज वी नो दैट सेंटर फोर्स इज कंजर्वेटिव. हमें पता है कि सेंटर फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है. तो हम एफ को क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वी, वेयर वी इज द पोटेंशियल एनर्जी and v is also, as f is function of r, so v is also function of r. therefore f को क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा की वैल्यू हमें पता ही है क्या होती है, करली बाई करली एक्स आई प्लस करली बाई करली वाई जे प्लस करली बाई करली जेड के. तो हम v है, हमें अगर उसको r को डेल्टा को अगर तीनों का ही फंक्शन मान के चले तो इसको क्या लिख सकते हैं, करली वी बाई करली आर. और हमने डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर इंक्लूड कर दिया है. एज द पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिपेंड अपॉन डिस्टेंस आर, सो द सिस्टम पोसेज स्फेरिकल सिमेट्री. कि क्या होती है, अगर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है ओनली आर डिस्टेंस का फंक्शन होती है तो हमारे पास कैसी आ जाएगी, स्फेरिकल सिमेट्री आ जाएगी. Thus, any rotation about a fixed axis will not have any effect on the solution, and the angle coordinate for rotation about fixed axis must be cyclic. कि जो हमारी अगर रोटेशन है फिक्स एक्सिस के अबाउट हो रही है तो उसका इफ़ेक्ट हमारे जो सॉल्यूशन पे है वो बिल्कुल भी नहीं होगा. और जो रोटेशन के अंडर हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा, एंगल कोऑर्डिनेट बनेगा, वो साइक्लिक होगा. कि जो जैसे हम बोलते हैं ना, जो एंगल लेते थीटा, तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि थीटा क्या होगा, साइक्लिक होगा. उसका वेलोसिटी कंपोनेंट तो इंक्लूड होगा बट पोजीशन कंपोनेंट अगर हम लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. दिस रिजल्ट्स इन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. कि अगर जब हम बताते हैं कि अगर साइक्लिक होता है जो कोऑर्डिनेट तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी मोमेंटम होती है दिस मीन्स पी थीटा, वो क्या हो जाएगी हमारी कांस्टेंट. वी नो दैट टू राइट जे, हमें पता है जे को कैसे लिखते हैं, आर क्रॉस पी. और जैसे कि मैंने बताया कि आर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि कांस्टेंट है, क्योंकि पी भी कांस्टेंट है. तो पी इज लीनियर मोमेंटम, ये तो हमें पता ही है. टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 विद आर वी गेट, अगर हम इसका क्या ले लेंगे, अब हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट बन जाएगा. तो जैसे ही आर का हम क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इनके साथ भी लेंगे. पहले इसका इसके साथ क्या होगा, आर डॉट से बाहर और आर क्रॉस आर हो जाएगा. और फिर क्या हो जाएगा, पी बाहर आर बाहर और आर क्रॉस पी हो जाएगा. तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो. तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो. तो हमारा ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आर और जे का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. इसका मतलब क्या है, आर क्या है, परपेंडिकुलर टू जे. जब डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो गाइस हम बोलते हैं कि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर. अगर हमारे पास वैल्यू 1 आती है तो हम बोलते हैं कि पैरेलल हैं.
दिस मीन्स दैट द मोशन ऑफ द पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स टेक्स प्लेस इन ए प्लेन। तो अब क्या होगा, परपेंडिकुलर तो क्या होगा, प्लेन में होगा। हमारी जो मोशन हो रही है, जो हमारा पार्टिकल मूव कर रहा था अंडर सेंट्रल फोर्स, तो कैसी होगी, प्लेन में होगी। ऑल्सो वी आर एबल टू डिस्क्राइब द इंस्टेंटेनियस पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इन ए प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा। अगर आर और थीटा की वैल्यू हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, उसकी मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब गाइस हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो इससे ही रिलेटेड है, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेंटर ऑफ फोर्स एंड फर्स्ट इंटीग्रल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। अब क्या लेंगे हम, अब जो हमारा सेंटर ऑफ फोर्स हमने अभी पढ़ा है, उसके अंडर में पार्टिकल कैसे मोशन करता है, उसको लेके चलते हुए हम फर्स्ट इंटीग्रल तक अपने अप्रोच करेंगे। कंसिडर पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अबाउट ए फिक्स सेंटर ऑफ फोर्स O। कि हमने क्या लिया है, एक मास m क्या हमने पॉइंट लिया, और वो क्या किया है कि एक फिक्स पॉइंट जो हमारा जहाँ पे हमारा क्या कर जिस जो हमने फोर्स का पॉइंट लिया O, उसके अराउंडिंग क्या कर रहा है, हमारा मोशन कर रहा है। किसके अंडर, सेंटर फोर्स के अंडर हमारा जो पॉइंट है वो कर रहा है, मोशन कर रहा है। जैसे कि हमने डायग्राम में दिखाया गया है कि ये हमारा रेडियस वेक्टर है, कि ये स्मॉल टाइम में dt टाइम में कितना एरिया स्वेप्ट आउट किया गया है, ये दिखाया गया है कि कितना एरिया इसने मूव किया है और एंगल क्या बनाया है। पहले ये समझ लीजिए यहाँ था, तो फिर यहाँ पे इसने गया स्मॉल टाइम dt में, तो एरिया इसने कवर किया da और एंगल क्या बना d थीटा। फिगर में ये फिगर है हमारा, एरिया स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर इन इनफाइनेटेसिमल स्मॉल टाइम dt, कि dt टाइम में इसने कितना एरिया मूव किया। अब हमें पता है कि जो हमारा सेंट्रल फोर्स है वो उसको हमने रिप्रेजेंट किया था, वो आर का फंक्शन होता है। डायरेक्शन देने के लिए हमने आर यूनिट वेक्टर को इन्वॉल्व किया है। और फोर्स कंजर्वेटिव होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस करली वी बाई करली आर। यूनिट वेक्टर की वैल्यू रख दी है इन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब क्या करते हैं कि हमें पता है कि पोलर कोऑर्डिनेट में लैग्रेंजियन इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, क्योंकि हम पहले ही सेंट्रल फोर्स में पढ़ चुके हैं कि हम क्या करेंगे, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आर और थीटा की बात करेंगे। तो हमने पोलर कोऑर्डिनेट को ले लिया, क्योंकि हमने बताया था कि अगर सेंटर ऑफ फोर्स के अंडर मूव करेगा पार्टिकल, तो प्लेन में मूव करेगा। तो प्लेन में मूव करेगा तो हमें दो कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी, एक आर और एक थीटा, जैसे डायग्राम में भी दिखाया गया था। तो एल क्या होता है, टी माइनस वी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब क्या इसकी वैल्यू लिख देंगे, 1/2 हम ये फर्स्ट यूनिट में कर चुके हैं। 1/2 m r डॉट स्केयर प्लस r स्केयर थीटा डॉट स्केयर माइनस v ऑफ r। तो अब क्या कहते हैं कि L क्या, देखो L इधर देखो कि जो है ना, इधर वेलोसिटी कंपोनेंट भी था R के रिस्पेक्ट में, तो और पोजीशन भी था। पर इधर थीटा का देखो गाइस, इधर वेलोसिटी कंपोनेंट तो है पर पोजीशन कंपोनेंट नहीं है। तो ये क्या होगा, थीटा हमारा क्या होगा, साइक्लिक होगा, जैसे कि हमने सेंटर ऑफ फोर्स में पढ़ा भी है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी मोमेंटम होगी पी थीटा, वो भी क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। और उसकी वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं। हमें पता है कि पी थीटा की वैल्यू क्या होती है, करली एल बाई करली थीटा डॉट। तो ये इस इक्वेशन से निकाल लेंगे, करली एल बाई करली थीटा की वैल्यू की निकाली तो क्या रहा, 1/2 m r स्क्वायर और 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया, m r स्क्वायर थीटा डॉट। हमें पता है पी थीटा क्या है, इधर पी थीटा इज एंगुलर मोमेंटम है। लैग्रेंज इक्वेशन फॉर थीटा कोऑर्डिनेट इज, अब क्या करेंगे, थीटा कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या लिखेंगे, लैग्रेंज इक्वेशन लिखेंगे। हमें पता है कि लैग्रेंज इक्वेशन जनरल होती है d/dt करली एल बाई करली क्यू डॉट माइनस करली एल बाई करली क्यू। तो इज इक्वल टू 0, थीटा के लिए बात करते तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही लेंगे। तो हमने करली एल बाई करली थीटा डॉट की वैल्यू निकाल चुके हैं, हम आर स्क्वायर थीटा डॉट, और करली एल बाई करली थीटा की वैल्यू तो हमारे पास है ही 0, क्योंकि थीटा पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो अब क्या करेंगे, हम किसको कर देंगे, 1 में इसको पुट अप कर देंगे। तो हम ये इस इक्वेशन का अगर हम इंटीग्रल करें तो इससे हमें क्या मिलेगा गाइस, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन। इंटीग्रेशन ऑफ द अबव इक्वेशन गिव वन ऑफ द फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन। इस इक्वेशन के इंटीग्रल से मिलेगा हमें। तो मैंने इंटीग्रल कर दिया है इसका, d/dt m r स्क्वायर थीटा डॉट dt। तो गाइस इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, d/dt से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा m r स्क्वायर थीटा डॉट, जो कि किसी कांस्टेंट के इक्वल है। कांस्टेंट हमने j कंसिडर कर लिया है। j आपको पता ही है, j होती है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, और ये क्या होती है, कंजर्व होती है पूरी मोशन के ड्यूरिंग।
एज m इज़ कांस्टेंट सो द इक्वेशन 3 कैन बी रिटर्न एज, अगर m क्या है, इधर m कांस्टेंट ही होता है ऑल थ्रू आउट द मोशन, जो पार्टिकल का मास होता है वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम अगर कांस्टेंट है तो एक टाइम के लिए हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, d/dt 1/2 r² थीटा डॉट। 1/2 हमने यहाँ इंसर्ट इसलिए किया है ताकि हम इस इक्वेशन को एरियल वेलोसिटी के लिए चेंज कर सकें। तो अब हम इसको क्या लिख लिया हमने, d/dt 1/2 r² थीटा डॉट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव 0, तो इसका मतलब क्या चीज़ कांस्टेंट, ये जो हमारी फंक्शन है कांस्टेंट है, तो 1/2 r² थीटा डॉट कांस्टेंट के इक्वल है, और इक्वल को जो कांस्टेंट है उसको हमने नाम दे दिया h, वेयर h क्या है, h है हमारी एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी क्या होती है गाइज, एरियल वेलोसिटी मीन्स द एरिया स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम, कि हमारी जो रेडियस वेक्टर ने है हर एक टाइम में कितना एरिया स्वैप आउट किया या मूव किया है, उसको हम बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। इक्वेशन जो हमारी 5 है इसको ये क्या रिप्रेजेंट करे, एरियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है कि एरियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द मोशन। जब मोशन करता है पार्टिकल अंडर द सेंटर फोर्स तो हमारी एरियल वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट, की इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट आउट करता है हमारा रेडियस वेक्टर। तो ये अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन के भी है। जो हमारा केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन क्या कहता है, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट स्वैप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है, अगर ये सन है हमारा और यहाँ हमारा कोई क्या है प्लेनेट है, तो इससे अगर हम रेडियस वेक्टर करें तो ये है ना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। मतलब अगर मैंने माना 2 मिनट में इसने 3 मीटर का एरिया स्वैप आउट किया, मूव किया, तो अगले 2 मिनट में भी ये 3 मीटर का ही करेगा, कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ये कवर करता है। ये होता है हमारा केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। इन अदर वर्ड्स फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, जो हमारी इक्वेशन 4 एंड 5 है, ये 4 एंड 5 है। तो 4 क्या कहती थी कि हमारे पास जे क्या है, एंगुलर जो हमारी मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो एंगुलर मोमेंटम जब कांस्टेंट है तो ये अगर देखी जाए तो ये एच के इक्विवेलेंट ही है, एच के इक्विवेलेंट है, जे कांस्टेंट है तो एच भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये यही बताया गया कि ये जो हमारे एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के इक्विवेलेंट हो जाएगी हमारी क्या, एरियल वेलोसिटी, जो भी कांस्टेंट ही है इक्वेशन 5 से। तो अब क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है, लैग्रेंज इक्वेशन लिखी है हमने किसके लिए, आर कोऑर्डिनेट के लिए। d/dt कर ली l बाई कर ली r डॉट माइनस कर ली l बाई कर ली r इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या है, इक्वेशन 1 जो हमने लिखी थी लैग्रेंज इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट के लिए, उसका यूज करते हुए हम क्या निकाल लेंगे, कर ली l बाई कर ली r डॉट की वैल्यू निकाल लेंगे और कर ली l बाई कर ली r की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारी कर ली l बाई कर ली r डॉट की वैल्यू आई है r डॉट, एंड कर ली l बाई कर ली r की वैल्यू आई है 2/2 mr थीटा डॉट किसके, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस कर ली v बाई कर ली r भी, क्योंकि v किसका फंक्शन था, r का था। तो हमारी कर ली l बाई कर ली r क्या बन गया, r थीटा डॉट स्केयर माइनस कर ली v बाई कर ली r। तो अब क्या करना है, इस इक्वेशन को जो अबोव इक्वेशन हमने लिखी थी 6 इक्वेशन, इसमें हमारी कर ली l बाई कर ली r डॉट की वैल्यू और कर ली l बाई कर ली r की वैल्यू को क्या कर देंगे हम गाइस, पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस टाइप की बन जाएगी। और हमने लिया भी था, जब हमने सेंटर ऑफ फोर्स लिया था तो हमने बताया था कि जो हमारा फोर्स होता है वो r का फंक्शन होता है। तो एफ ऑफ r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कर ली v बाई कर ली r, जो इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में ली थी ना गाइज यहाँ से, कि एफ ऑफ r किसके बराबर है, ये अगर ये कैंसिल कर दे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ आर माइनस कर ली v बाई कर ली r के इक्विवेलेंट था, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, कर माइनस एफ ऑफ आर लिख लिया है। तो इधर क्या कर सकते हैं गाइस, हम इधर क्या इसकी वैल्यू की जगह हम लिख देंगे एफ ऑफ आर। तो ये देखो ये हमारा क्या था, नेगेटिव के इक्विवेलेंट था, इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन ये बन गई थी। और जैसे कि इक्वेशन हमने 4 किया था तो 4 से हमारे पास आई थी जे एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू निकाल लेंगे और इस इक्वेशन में थीटा डॉट की जगह पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एम आर डॉट स्केयर माइनस एम आर जे स्केयर अपॉन एम स्केयर आर की पावर 4। एम से एम कैंसिल कर देंगे, आर से आर कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी
एम आर डबल डॉट माइनस जे स्केयर अपॉन एम आर क्यूब इज इक्वल टू एफ ऑफ आर। एफ ऑफ आर की जगह वापस क्या रख देंगे, माइनस कर ली वी बाई कर ली आर। अब गाइस हमें पता है जे स्केयर अपॉन एम आर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कर ली बाई कर ली आर जे स्केयर अपॉन एम आर स्केयर इंटू 1/2। आप करके देख लीजिए कि जे स्केयर तो सेम है, एम बी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और आर स्केयर का करेंगे तो क्या आ जाएगी, पावर आगे आ गई 2 और एक पावर कम हो जाएगी तो आर -2 -1 -3 बन जाएगी, जो ऊपर नीचे आके आर क्यूब बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों की टर्म क्या है, इक्वल हैं। इस टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो हमने ऐसा लिख दिया है गाइज। तो अब देखो कर ली बाई कर ली आर दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया और माइनस साइन भी कॉमन ले लिया, तो हम आर डॉट की वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस कर ली बाई कर ली आर इंटू 1/2 जे स्केयर अपॉन एम आर स्केयर प्लस वी। अब हम ये अबोव इक्वेशन को आर डॉट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो हमारी इक्वेशन बन गई हम आर डबल डॉट इंटू आर डॉट माइनस कर ली बाई कर ली आर 1/2 जे स्केयर एम आर स्केयर प्लस वी इंटू आर डॉट। अब हमें ये इस इक्वेशन इसको पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, d/dt 1/2 एम आर डॉट स्केयर लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया भी है। इसको कैसे कि अगर इसको हम करें तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आ गई तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एम आर डॉट एक पावर कम हुई तो आर डॉट और दोबारा डेरिवेटिव किया तो आर डबल डॉट। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और इसमें से हमने क्या लिख लिया, अब आर डॉट को क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी। तो डी आर अप्रोक्सीमेटली कर ली आर के होता है, क्योंकि सिर्फ टी पे डिपेंड करता है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं हम फिर कर ली बाई कर ली आर इंटू डी आर बाई डी टी को इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी। तो हमने इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, डी बाई डी टी 1/2 एम आर डॉट स्केयर प्लस जे स्केयर अपॉन एम आर स्केयर प्लस वी। क्योंकि देखो ये भी डी बाई डी टी में, ये भी डी बाई डी टी में, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसी फॉर्म हमारी बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमारे पास डी बाई डी टी था ओवरऑल के बाहर, तो हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो अब इसका इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन से डी बाई डी टी कैंसिल हो गया और इधर हमारे पास 0 के इक्विवेलेंट था तो किसी कांस्टेंट के बराबर हो गया। कांस्टेंट हमने मान लिया ई, वेयर ई इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, जे की जगह एम आर स्क्वायर थीटा डॉट भी पुट कर सकते हैं। तो हमारी जो वापस जो हमारी इक्वेशन है वो थीटा डॉट और थीटा डॉट में आ जाएगी, और ये हमारे पास आर डॉट है, ये थीटा डॉट है। तो टोटल एनर्जी की फॉर्म बनाना चाहते हैं हम, तो अब क्या आ जाएगा, 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर 1 + 1/2 एम स्क्वायर। इधर से कैंसिल किया तो हमारे पास बनेगा एम बाहर ले लिया कांस्टेंट, और इधर बनेगा आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, जो कि हम पहले लेके चले थे कि हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट में जो हमारी लैग्रेंज इक्वेशन है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या होती है गाइस, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी होती है। और हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, हमारी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल अंडर द सेंट्रल फोर्स। और ये हमारी जो इक्वेशन 11 है, जो कि हमारी आप ये भी बोल सकते हो कि ये क्या कर रहा है, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जे की फॉर्म में, ये थीटा डॉट की फॉर्म में है, दोनों ही टोटल एनर्जी। तो ये क्या है हमारा, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन। अगर गाइस मेरी वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।